का जो हमारे यहाँ का माहौल था वो कैसा था? आज़ादी से पहले का माहौल चूंकि ज़्यादा तो बड़ा नहीं था, बहुत ज़्यादा समझदारी तो जो नहीं थी। देश भर में क्रांतिकारी गतिविधियां होती थी। क्या हमारे ब्रज भी क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़ा हुआ था? हमारा जिला क्रांतिकारियों से बहुत अच्छी तरह जुड़ा हुआ था। उस समय की राजनीति कैसे हुआ करती थी? उस समय की राजनीति ईमानदारी की थी, भले लोगों की थी, और कोई टिकट मांगने के लिए तैयार नहीं होता था। जो कहते फलाने को दे दो वो मुझसे अच्छा है। बड़ा दर्द भरा है ये संस्मरण है। चंद्रशेखर के पिता का कोई मामूली त्याग नहीं था। वो सरकारी एक बगीचा में नौकर कर दिए गए। तहसीलदार ने उसमें से फल तोड़ लिए, से उससे नाराज हो गए, लड़ बैठे उससे। मुझे तो ये बताइए कि मेरा बेटा लड़ाकू नहीं था, किसी से लड़ता नहीं था, उसको क्यों मार दिया? तो उसने कहा तू मेरा नौकर है, मुझसे लड़ता है, मैं नौकर तो तुम्हारा हूँ, लेकिन तुमने तो चोरी करी, मुझे पूछा भी नहीं, और नौकरी छोड़ दी। नमस्कार, यूनिक समय पॉडकास्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारा जो आज का पॉडकास्ट है वो बहुत ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि आज हम आपको बहुत ही खास शख्सियत से मिलवाने वाले हैं, जिन्होंने परतंत्र भारत से स्वतंत्र भारत तक का सफर अपनी आंखों से देखा है, अनुभव किया है, और जो आज भी अपनी जमीन से जुड़े हुए हैं और नैतिक मूल्य और उनके सिद्धांत ही उनकी धरोहर है। मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर हुकुमचंद तिवारी जी की, जो कि मथुरा के वरिष्ठ अधिवक्ता एवं राजनीतिज्ञ हैं, साथ ही सादाबाद के विधायक भी रह चुके हैं। आज का जो डिस्कशन है वो बहुत ज़्यादा गंभीर होने वाला है, क्योंकि हम उनके जीवन से जुड़े बहुत सारे किस्सों के बारे में जानने वाले हैं। आज के पॉडकास्ट में वो अपनी राजनीतिक यात्रा के बारे में बात करेंगे, और साथ ही साथ आज तक जो भी उन्होंने अपने जीवन में अनुभव किया है, जो उनके संस्मरण हैं, उनके बारे में आज के इस पॉडकास्ट में हम जानेंगे। पहले की राजनीति की बात करेंगे, वर्तमान की राजनीति की बात करेंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें आज के पॉडकास्ट में हम देखने वाले हैं। पॉडकास्ट शुरू करने से पहले आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी। हुकुमचंद तिवारी जी आज तक कई किताबें लिख चुके हैं, जिनमें से 2 किताबें मेरे भी बहुत करीब हैं। मैं उनका जिक्र करना चाहूँगी आपसे। उन्होंने किताब लिखी है अपनी और अपनों की, जिसमें उन्होंने अपने जीवन से संबंधित जो भी संस्मरण रहे हैं, जो शायद हम बिना किताब पढ़े आज जाने वाले हैं, उनको उसमें उन्होंने संजोया है। साथ ही साथ एक किताब और उनकी अभी कुछ समय पहले ही जिसका विमोचन हुआ था, शहादत के बेताब आशिक, जिसमें उन्होंने शहादत एक तरीके से जो हमारे क्रांतिकारी रहे हैं उनके जीवन के बारे में बताया, उनके संघर्ष के बारे में बताया है, और ऐसे क्रांतिकारियों के बारे में भी बताया है जो गुमनाम है कहीं ना कहीं, जो कहीं अब एक तरीके से हम कहें कि आज की चकाचौंध में कहीं खो गए हैं। तो आज का पॉडकास्ट पूरा देखिएगा, बहुत ज़्यादा आपको इंटरेस्ट आने वाला है, क्योंकि हम आज सैद्धांतिक बातों के बारे में बात नहीं करेंगे, बल्कि जो उन्होंने अपने जीवन में अनुभव किया है, उनके व्यवहारिक अनुभव हैं, आज हम केवल उनके बारे में जानेंगे। चलिए मिलते हैं डॉक्टर हुकुमचंद तिवारी जी से। नमस्कार सर। नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट पे। बहुत अच्छा लग रहा है आप यहाँ आए, क्योंकि आपसे आज हमको वो अनुभव आपके जीवन के जानने को मिलेंगे जो किसे हमने या तो फिर किताबों में पढ़े हैं, किताबों में भी सिर्फ किताबी बातें पढ़ी हैं, लेकिन आज राजनीति से जुड़ी बहुत बेहतरीन परिचर्चा करेंगे आपके साथ। सर, वैसे तो मुझे बहुत कुछ जानना है, लेकिन सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगी, आपका लगभग 1936 का जन्म है, तो आजादी के टाइम पे आप लगभग 11 बरस के रहे होंगे। तो आजादी से पहले का जो हमारे यहाँ का माहौल था वो कैसा था? आज़ादी से पहले का माहौल चूंकि ज़्यादा तो बड़ा नहीं था, बहुत ज़्यादा समझदारी तो जो नहीं थी, लेकिन माहौल ऐसा था कि कुछ बड़े बूढ़े तो ये कहते थे कि भाई ये लोग क्यों लड़ रहे हैं अंग्रेजों से जो हटेंगे नहीं यहाँ से। अंग्रेजों पे इतनी जहाजें हैं कि पूरे जहाजों को अगर ऊपर से उड़ा देंगे तो अंधेरा हो जाएगा, उन पे फौज है। हमारे यहाँ के जो बुजुर्ग लोग थे वो मानसिक रूप से बड़े कमजोर थे, आज़ादी की लड़ाई लड़ने के मन में पक्ष में नहीं थे। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे बड़े जज्बातों के कि वो देश की खातिर में सब कुछ कर छोड़े, सब कुछ त्याग दिया उन्होंने, फांसी झूलने तख्ते पर
घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, पत्नी छोड़ दी, बेटे छोड़ दिए। तो माहौल सब मिलाकर के अंग्रेजों के खिलाफ तो था, लेकिन भय में भी था। उन्हें डर भी लगता था कि हम कहीं पकड़े न जाएं। क्यों पकड़ने के बाद ये होता था कि जो लोग झंडा लेके चलते थे या कांग्रेस की बात करते थे या आज़ादी की बात करते थे, तो उनके घर पर पुलिस आ जाती थी, उनकी भैंस को खोल ले जाते थे, बूढ़े बड़ों को ले जाते थे, थाने में डले रहते थे, वो भूखे प्यासे। तो ये भी भय था। लेकिन इस भय के बावजूद भी लोगों में अंग्रेजों के खिलाफ रोष था। देश भर में क्रांतिकारी गतिविधियां होती थी, क्या हमारे ब्रज भी क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़ा हुआ था? हाँ, हमारा जिला क्रांतिकारियों से बहुत अच्छी तरह जुड़ा हुआ था। हमारे जिले में 1857 से लेकर 1947 तक बड़े क्रांतिकारी पैदा हुए। अब आप ये समझिएगा कि 1857 में 182 आदमियों को फांसी लगाई दीग में, कच्चे में, दीग वो जो अड़ींग में। अड़ींग एक छोटा सा गांव है हमारी तहसील का, मथुरा का। वहां का एक किला बना हुआ है, उसमें लोगों को फांसी लगी। एक हमारे यहाँ कुरसंडा गांव है, उसमें लोगों को पेड़ों पर लटका के फांसी लगाई गई थी। चौधरी दिगंबर सिंह के परबाबा को तो पेड़ पर लगा के फांसी लगाई गई थी। तो हमारे देश में क्रांतिकारियों में बड़ी भावना थी और देश के प्रति उनका बड़ा लगाव था। आपके घर से भी कई लोग जुड़े हुए थे? मेरी माँ और मेरे पिताजी जुड़े हुए थे, लेकिन डरते थे। वो इतने जुड़े हुए थे कि उनको ये मालूम पड़ जाए कि ये कोई कार्यकर्ता क्रांतिकारी है, कि इसका वारंट है, तो वो अपने घर पर नहीं रखते थे, अपने खेतों पे भेज देते थे। माँ हमारे रोटी दे आती थी वहाँ, और एक नहीं संख्या में 10-10, 5-5 होते थे। हमारी माँ बहुत रोटी बनाती थी, गरीबी बहुत थी। तो हमारे घर में जब आटा नहीं होता था तो लोग आ जाते थे, पड़ोस से आटा मांग के हमारी माँ रोटी बना के उनको खिलाती थी। तो हम लोग इस तरह भावनात्मक रूप से जुड़े हुए थे। वैसे हमारा कोई योगदान नहीं था, हमारी उम्र नहीं थी, लेकिन भावनात्मक रूप से जुड़े हुए थे। भावनात्मक रूप से सारा घर जुड़ा हुआ था हमारा। जो और लोग थे उनसे प्रेरित होकर आपको लग रहा था आप डायरेक्टली कुछ नहीं कर पा रहे, तो इनडायरेक्टली क्रांतिकारियों की मदद परोक्ष में भी हमने उनकी मदद की। और जो लोग लड़े, बहुत से लोग आते थे हमारे यहाँ। हथकौली के बीरी सिंह के साथ काफी लोगों की संख्या थी। सादाबाद तहसील के बड़े लोग थे जो क्रांतिकारी रहे, जेल गए, वो सब लोग हमारे घर पे आते थे। तो ये एक वातावरण हमको मिल गया था। आजादी के बाद क्या बदला देखा आपने? आजादी के बाद कुछ समय तक तो ऐसा लगा कि बहुत बड़ी उपलब्धि, हमारा देश आजाद हो गया है, तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। हम कहानी किस्सा सुना करते थे बड़े बूढ़ों के, और जो गांवन में लोक कलाकार होते थे जो कविता करते थे, चाहे जिक्री भजनों की करते हो, चाहे संवादी भजनों की करते हो, चाहे वो रसिया लिखते हो, तो उनके गीतों में ये आता था कि देश जब आजाद हो जाएगा तो ये देश स्वर्ग हो जाएगा। हमारा देश पहले सोने की चिड़िया थी, फिर सोने की चिड़िया हो जाएगी। तो लोगों की बड़ी श्रद्धा थी क्रांतिकारियों के प्रति, जो लोगों ने देश के लिए काम किया उनके प्रति, और जो परिवार ने क्रांतिकारियों की मदद की उनके प्रति भी लगाव था। और ये आशा और विश्वास था कि हमारे देश में बहबूदी बढ़ेगी, संपन्नता बढ़ेगी। इतना ही नहीं था, हमारे घर पे हमारी भैंसें होंगी, हमारी ज्वारे होंगी, हमारी बैल होंगे, हमारी खेती होगी, अच्छी पैदावार, और नहर का पानी हमको मुफ्त मिलेगा, सड़कें बनेंगी, पढ़ाई की व्यवस्था होगी। ये सब उनके मानस में चीजें स्थापित थी और उसी के आधार पर लोगों का लगाव था। आजादी की वैल्यू तो वैसे भी वही समझ सकते हैं जिन्होंने गुलामी झेली है। हम लोग आज जश्न तो मनाते हैं, लेकिन वास्तव में हम उस वैल्यू को नहीं जानते, क्योंकि आपने गुलामी देखी है, उन लोगों ने गुलामी देखी थी, तब वो आजाद हुए, तो वो खुशी कुछ और ही थी, रही होगी उस टाइम पे। नहीं, ऐसा है कि जिन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी या उनका सहयोग किया, वो उसके मूल्य को अच्छी तरह समझते हैं, और जो इनसे दूर रहे वो मूल्य नहीं समझते थे। और किसी चीज का मूल्य जब तक समझ में नहीं आएगा तब तो उससे लगाव होगा, जुड़ाव नहीं होगा। बहुत सीधी सी बात है। उस समय की राजनीति कैसे हुआ करती थी? उस समय की राजनीति ईमानदारी की थी, भले लोगों की थी।
और कोई टिकट मांगने के लिए तैयार नहीं होता था। जो कहते फलाने को दे दो वो मुझसे अच्छा है, फलाने को दे दो मुझे अच्छा है। 1952 और 51 का जो पहला चुनाव हुआ देश में, तो ठाकुर रामेश सिंह एक आज ही के थे, उन्हें कांग्रेस की टिकट मिली, तो उन्होंने मना कर दिया। साहब मुझसे अच्छे तो महाशय कृष्ण हैं छाता वाले, उनसे मुझसे ज्यादा जेल काटी है और मुझसे ज्यादा बढ़िया उनको टिकट दे दीजिए। जब उनके पास गए लोग कि साहब एमएलए चुनाव लड़ लीजिए, राम इतना कर रहा है, नहीं अरे वो नया लड़का है उसी को दे दो, अब मैं बुढ़ा हो गया हूँ और वो दिखाई कम देता है, वो छोरा बहुत अच्छा है। तो एक तरह से लोगों में बड़ी लगाव था, आत्मीय भाव था, समर्पण था, त्याग की भावना थी। आज के परिप्रेक्ष्य में ये सब चीजें बहुत दूभर हो गई। आज तो खरीदे जाते हैं टिकटें। ये आप बता रहे हैं कि यूँ कहते थे कि दूसरों को दे दो, लेकिन आज का तो वो दौर है जहाँ टिकटें पैसे देकर खरीदी जाती हैं। और आज तो टिकटें भी करोड़ों में मिलती हैं लोगों को पार्टी की। आज पार्टियों में सिद्धांत नहीं है। आज एक आदमी फलानी पार्टी में, सुबह देखो दूसरी पार्टी में। तो अब राजनीति सिद्धांतों की तो रही नहीं, अब तो राजनीति फरेब की है। सबसे बड़ा कष्ट मुझको ये है कि इस मुल्क में जिन लोगों ने देश की खातिर अपना सब कुछ स्वाह किया, बर्बाद किया, उन लोगों की बड़ी उपेक्षा हुई। मैं आपको एक संस्मरण सुनाता हूं, बड़ा दर्द भरा है ये संस्मरण है कि 1981 में और 1983 में हमने कुछ लोगों ने मिलकर के अखिल भारतीय क्रांतिकारी सम्मेलन मथुरा में आयोजित किए, 2, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल की बहन सासी देवी आई, पंडित सुंदरलाल जी आई, बाबा पृथ्वी सिंह आजाद आए, दुर्गा भाभी आई, भगत सिंह के भाई कुलतार सिंह जी आए। इन सब लोगों के साथ मेरा बड़ा जुड़ाव हो गया और मुझे सौभाग्य मिला कि भगत सिंह की बहन के पैर में गैंग्रीन हो गई थी, तो 3 महीने मेरे घर पर रही, मैंने उनका इलाज कराया था। और मैं आभारी रहूंगा डॉक्टर MP शर्मा का और डॉक्टर KC पाठक का कि वो रोजाना आते थे मरहम पट्टी करने के लिए मेरे घर पर। और मेरे घर में किराए का एक मकान था छोटा सा, उसमें एक कमराई था, एक रसोईया थी, तो और सीढ़ियों पे बैठे था। तो डॉक्टर KC पाठक जरा मोटे थे, सांस फूलती थी, फिर वो आते थे। तो मुझे बहन शास्त्री देवी ने बड़े संस्मरण सुनाए अपने भाई के, अशफाक के, चंद्रशेखर के, जितने काकोरी कांड से संबंधित थे उनके। तो मैं इस ऐसी स्थिति में हो गया कि कितना कष्ट उठाया इन लोगों ने। मुल्क कोई ऐसे आजाद नहीं हुआ। मैं कोई गांधी जी का क्रिटिक नहीं हूं, लेकिन मैं आपसे बहुत सम्मान के आदर के साथ एक बात कहना चाहता हूं कि इस देश में जलियांवाला बाग नहीं होता, इस देश में चौरा चौरी कांड नहीं होता, इस देश में काकोरी कांड नहीं होता, इस देश में भुसावल कांड नहीं होता। देश में 17 कांड ऐसे हुए थे जिनमें लोगों को आज फांसियां हुई, आजीवन कारावास हुए, और उन्होंने अपने घर में या तो उनकी डेड बॉडी लौट के आई है या वो वहीं मार दिए गए तो उनके कपड़े लौट के आए हैं। लोगों ने बड़े त्याग किए। कुछ लोग ऐसे लौट के भी आए थे कि जो अंधे से दिखता नहीं था, उन्हें लोग पहचानते भी नहीं थे कि ये दुर्गा सिंह है कि नहीं। तो सारी स्थितियां जो रही देश के लिए क्रांतिकारियों की, लेकिन उनके परिवारों की हालत बड़ी खराब रही। मैं 4-6 परिवार ऐसे हैं जो भोजन के लाले रही हूं। इससे बड़ी दुख की बात क्या होगी कि चंद्रशेखर की मां का दाह संस्कार चंदा करके क्रांतिकारियों ने किया। जगरानी देवी उनकी नाम था, और वो मुझे उनके चरण छूने का भी सौभाग्य मिला। मथुरा में तीर्थ यात्रा पर जब आई तो बाबा जोशी राधे श्याम थे, उनकी हवेली में रही थी वो। उनके साथ बालकृष्ण शर्मा नवीन बड़े क्रांतिकारी थे, बहुत बड़े लेखक और कवि थे, और एक प्रोफेसर राधेश्याम BHU के थे, वो लेके आए थे, दर्शन कराते थे उन्हें। तो मैं वीर सिंह के साथ आया था, जब तक मथुरा में मैं आया नहीं था, लेकिन उनके साथ आया, मैंने उनके पैर छुए। तो मुझे ज्यादा तो याद नहीं है, लेकिन किसी ने उनसे पूछा था कि माँ
तुम कैसा लग रहा है? तो उनकी बछुआ मुझे कैसा लग रहा है तो मुझे क्या बताऊं, मुझे तो ये बताइए कि मेरा बेटा लड़ाकू नहीं था, किसी से लड़ता नहीं था, उसको क्यों मार दिया? तो ये सारे संस्मरण एक सिहरन पैदा करते हैं, एक दर्शन भी देते हैं, एक दिशा भी बताते हैं कि मुल्क की खातिर लोगों ने क्या क्या किया और उनके परिवारों की क्या क्या दयनीय स्थिति रही। और ये सारे संस्मरण आपने इन सबको एक अपनी एक किताब में स्थान दिया है, बहुत शहादत कम के दिया है। किताब आशिक। सारे संस्मरण अगर मैं लिखूं तो 4 किताब छप जाएंगे। इतना मटेरियल है मेरे पास कि मैं सबके बाबा पृथ्वी सिंह के भी लिखूं, करमवीर जी के लिखूं, सुंदरलाल जी के लिखूं, ज्ञान जी के लिखूं, तो वो किताब छप जाएंगी 4। अब मेरे पास न तो इतना साधन है और न मेरे पास, मेरी उम्र भी इतनी नहीं है कि मैं लिख पाऊँ, मेरे पास कोई ऐसा है ही नहीं कि मैं इसे बोलता हूँ लिखता जाए। तो और न लोगों में सा कोई लगाव है इन सब चीजों का। अब जो है हमारी जीवन की संस्कृति या व्यवस्थाएं बदल गई हैं, वो मान्यता रही नहीं है। पहले तो आदमी विद्वानों का बड़ा सम्मान करते थे, गांव में बुलाते थे, अब सब विद्वान है। अब कोई ये थोड़ा है कि यही विद्वान अकेला से हम का कमी किसी से, ये सारी बात हो रही है। तो इस स्थिति में आप ये समझ लीजिएगा कि मुझे जो सबसे बड़ा वेदना है, और ये वेदना मेरे जीवन भर रहेगी मरते दम तक, कि इस देश में जिन्होंने देश की खातिर अपने को समर्पित किया, परिवार नष्ट किए, बच्चे नष्ट किए, पत्नी छोड़ी, घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, क्यों रह गए, उनकी किसी ने रहनुमाई नहीं की। बस जो चले गए, हम एक दिन उनकी जयंती बना लेते हैं और एक दिन वो पुण्यतिथि जयंती मना लेते फैंती हैं भी एक बस। दो की बनती है, हाँ, वो भी बस एक दो एक दिन दो के की लिए बनती ही है, कुछ बनती नहीं है। है। ये किसने लिखा कि शहीदों के जब वतन पे मरने वालों को मेले लगेंगे, पता नहीं कैसे लग गया। अब तो मैं कोई उन शहीदों को कोई पूछ तो रहा नहीं। 70 के दशक में जिसमें बहुत विद्वान लोग थे, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी, पंडित प्रकाश भी शास्त्री, ML सिंघवी, प्रोफेसर करतार, गोपालन, ऐसे 8 लोग गए विदेश में। तो कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी अमेरिका में वहां के वाइस चांसलर ने इनको इनवाइट किया और बच्चों को संबोधित करने के लिए कहा। तो अटल जी अपना भाषण देश की संपदा पे दे रहे थे, तो एक बच्चा उठा और उसने एक चिट दूसरे बच्चे को दी, बच्चे ने तीसरे दी, धीरे धीरे उस चिट अटल जी के पास आई। उस चिट में उन्होंने लिखा था कि हमें ये बताइए कि आपके यहाँ जो क्रांतिकारी शहीद हुए, देश पे मर मिट गए हैं, उनके कितने लोगों की स्मृतियों में संग्रहालय बनाए गए। तो अटल जी ने अपना भाषण बीच में बंद कर दिया और चिट प्रकाश भी शास्त्री जी को दे दी, और प्रकाश भी शास्त्री जी उसका कोई अच्छी तरह जवाब नहीं दे पाए। बड़ी शर्मिंदगी फील की। जब लौट के आए तो प्रकाश भी शास्त्री ने, अटल जी ने संसद में नेहरू जी को कोने में खड़ा कर दिया कि इतने बड़ा हमारा अपमान हुआ है, हमने इतना बड़ा अपमान देशभक्तों का किया है, हमसे ये सवाल पूछे गए, इसकी कोई व्यवस्था नहीं हो पाई। दूसरे मुल्कों में जब क्रांति हुई, चाहे फ्रांस की क्रांति ले लो आप, रसा की क्रांति ले लो आप, स्पेन की क्रांति ले लो आप, और न्यूजीलैंड की क्रांति ले लो आप, 17 देशों की क्रांतियों का इतिहास बना पड़ा है, लेकिन हमारे यहाँ का तो कोई इतिहास ही नहीं है। जब ये होना चाहिए था कि जितना जिला है बड़ा या छोटा, उसमें लोगों ने जो देश की आजादी की लड़ाई लड़ी, चाहे जेल गए, चाहे फांसी चढ़ी, चाहे उनमें पिटाई हुई, चाहे उन पर जुर्माना हुआ, उन सब का कहीं न कहीं ये पूरा विवरण होना चाहिए था। और लाल बहादुर शास्त्री जैसा ईमानदार, देशभक्त, समर्पित कोई दूसरा लीडर नहीं। सारी जिंदगी भावों में रहे। लाल बहादुर जी के तो बहुत से किस्से मेरे पास हैं, मेरा उनसे व्यक्तिगत संबंध भी था है। लाल बहादुर शास्त्री का बड़ा लगा हरे कृष्ण, उनकी गाड़ी को ले गया। लाल बहादुर शास्त्री जब काम करते थे तो चपरासी को पास नहीं रखते थे, वो तुम सो अपने घर जाओ, और फाइल होती तो सीढ़ियों से चढ़ के पे आप ले लेते थे। उनकी पत्नी उनके साथ रहती थी। जब उन्होंने देखा घड़ी में 12 बज गए
चलें। तो आए बाहर निकल के, तो कॉरिडोर में गाड़ी नहीं थी। तो उन्होंने पूछा गाड़ी कहाँ है? तो उन्होंने कहा, जो आदमी था सुरक्षा वाला, कि भैया ले गए। थोड़ी देर बाद गाड़ी आ गई। तो उसने ड्राइवर से कहा कि आप गाड़ी क्यों ले गए मेरे बिना परमिशन के? घबरा गया वो, बताओ, जवाब दो। उन्होंने कहा भैया ले गए। कितने किलोमीटर चली? ने कहा कितने किलोमीटर चली, कितना पैसा खर्च होगा? उन्होंने चेक काट के गवर्नमेंट के नाम दे दिया। आज तो इस बात का कोई आदमी विश्वास भी नहीं करेगा और ईमानदारी जानता भी नहीं है कोई। आज तो इतना मिसयूज हो रहा है सत्ता के, कि उनके रिश्तेदार, पोते, पंती सब सारा दुरुपयोग कर रहे हैं। और एक एक मिनिस्टर के पास 4-4, 5-5 गाड़ियां हैं। उस समय तो एक मिनिस्टर के पास एक गाड़ी होती है। और आज के समय में तो मिनिस्ट्री जब एक तरीके से पद छोड़ दिया जाता है, उसके बाद तक गाड़ियां रखी जाती हैं। अब तो हालत बहुत खराब है, अब बहुत हालत खराब है और बड़ा दुरुपयोग हो रहा है जनता के पैसे का। सर, जब आप राजनीति में गए थे नए नए और आज की राजनीति, तो क्या अंतर है? कुछ अच्छी चीजें भी बताइए और क्या मेरे बेकार जमाने में चीजें हैं। राजनीति में जो गया था, तो एक बात मेरे दिमाग में थी कि राजनीति ईमानदारों का एक समूह है, इसलिए इसमें घुसो और अपने को परमार्जित करो, अपने को प्रौढ़ बनाओ और अपने को सेवा भावी बना करके इन लोगों के जो काम है उन्हें किए जाने चाहिए। राजनीति पे अब व्यवसाय हो गया है, उस समय जनसेवा का काम था। तो बहुत बड़ा अंतर हो गया है व्यवसाय में और जनसेवा में। जितना अंतर है वो आप सब समझती हैं कि कितना बड़ा अंतर है। अब तो व्यवसाय है, राजनीति। आज कोई एक एमएलए हो जाए, मैं आपको बता रहा हूं कि जब मैं एमएलए था तो सदन में मैं अच्छी भूमिका निभाता था। हम 5 लोगों को सेलेक्ट किया गया था जिनका सम्मान किया गया कि ये लोगों की अच्छी भूमिका रही है। फिर ये एक बार सिंह की सरकार आई जब, तो उन्होंने फिर हमको सम्मानित किया। तो एक मिनिस्टर से उन्होंने मुझसे कहा कि ये तिवारी जी कैसे हैं? मैंने कहा ठीक हूँ। अब आपको आपके जमाने की और आज के जमाने की लखनऊ कैसी लग रही है? मैंने कहा बहुत परिवर्तन है। बोले आज का एमएलए 50 लाख की गाड़ी में आता है, बस में और रेल में नहीं आता है। आप तो बस में आते थे, रेल में आते थे, और हमने ये भी देखा है आपको कि आप रिक्शा वाले से तोड़ फोड़ करते थे कि 8 आना ही ले लेते, नहीं हम तो पैदल चले जाएंगे। अब तो गाड़ियों में आते हैं। तो अब तो राजनीति धनवानों की है और बेईमानों की। कुछ अच्छा परिवर्तन हुआ है पहले से अब में? अब परिवर्तन इतना ही हो गया है कि अच्छे लोग नहीं आ रहे राजनीति से। अब राजनीति में ये समझ आ जाता है कि बेईमान जाते हैं, तो लोग अपने को बेईमान नहीं कहलाना चाहता है। कैसे बदलाव करें इस चीज में? बदलाव तो ये होगा, एक्चुअली सही बात तो ये है कि मिशनरी भावना नहीं है राजनीति में। किसी चीज में परिवर्तन लाने के लिए स्वयं में परिवर्तन करना पड़ता है। जितने ये पहले साधु संत थे जो पैदल चलते थे, जिस गांव में ठहरते थे वहां इकट्ठे कर आदमी करते थे, उन्हें बताते थे ऐसे पूजा की जाती है, यूं ईमानदार बनो, आप गैयों को रोटी खिलाओ, चेंटी चुगाओ और दूसरे की मदद करो, पड़ोस का आदमी भूखा न रहे, ये सब देखो। तो अब वो साधु भी नहीं रहे। अब तो शंकराचार्य और महामंडलेश्वर, इनके सोने के बर्तनों में वो पानी पीते हैं, उसी में खाना खाते हैं। राजा महाराजा से उनका ज्यादा अच्छा हिसाब है। अगर आप जाके कुंभ में देखो तो साधुओं का जो जिसे कहते थे झोंपड़ी है, उसमें जितनी सुविधाएं थी राजा के घरों में सुविधा नहीं होगी। राजनीति में बड़े परिवर्तन की आवश्यकता है और ये परिवर्तन समाज में कोई न कोई पैदा होगा, ऐसी बात नहीं। कौन कहता था कि चंद्रशेखर पैदा हो जाएगा ऐसा जो क्रांतिकारी? चंद्रशेखर ने इस प्रधान सेनापति था क्रांतिकारियों का उत्तर भारत का, जिसने भगत सिंह को ट्रेनिंग दी। तो आप ये समझिएगा, उन्हें एक बात ये कहनी थी, मजाक मजाक में लोगों ने कहा कि तुम्हारे जब फांसी लगाई जाएगी तो तुम्हारे गले की फांसी का जो रस्सी होगी बहुत मोटी होगी।
तो उसने कहा फांसी लगेगी तुझे, मुझे तो लगेगी नहीं, मैं तो जीवन भर आजाद रहूंगा और अंत तक आजाद रहूंगा। तो ब्रिटिश सरकार ने 2500 आदमी, फौज के, पुलिस के, सीआईडी के, आईयू के, जितनी भी एजेंसियां जांच की थी उनके पीछे लगाई, नहीं वो गिरफ्तार नहीं हो पाई। वो तो एक बदमाश आदमी था, उसने कह दिया घर का भी हुआ, नहीं। लेकिन अंत में वो अपने ही रिवाल्वर से उन्होंने मरे, अंग्रेजों की या उन लोगों की से नहीं मरी। तो वो चंद्रशेखर का इतना बड़ा योगदान देश में रहा, और उसकी माँ को रोटी का भाव रहा। ये तो महापौर रुद्रनारायण जी, बैस्पाइन, मुदगल जी, जो पुराने साथी थे, क्रांतिकारी थे, झांसी के रहने वाले थे, और झांसी के आसपास चंद्रशेखर जी बहुत दिन तक रूपोस रहे थे। उन लोगों ने माँ की सेवा करी, अपने घर पे रखा। आज चंद्रशेखर के जी विदेश में होते, ऐसे क्रांतिकारी होते तो कितना बड़ा भव्य उसका स्मारक बनता है, उनकी माँ को, शहीद की माँ का सम्मान मिलता है। आजादी के बाद सरकार ने कुछ किया उनके लिए? कुछ नहीं किया। अब देखिए, ये कोई करना नहीं होता है कि कुछ को पेंशन दे दो 50-100 रुपये या कुछ कर दो, ये बिल्कुल सवाल नहीं है। सवाल तो ये है कि उनकी स्मृति जीवन में कितने दिन तक ताजी रहे, इसकी क्या व्यवस्था की। माँ चली गई, चंद्रशेखर की भूखी प्यासी मर गई, पिता भूखे प्यासे मर गए। चंद्रशेखर के पिता का कोई मामूली त्याग नहीं था, वो सरकारी एक बगीचा में नौकर कर दिए गए, तहसीलदार ने उसमें से फल तोड़ लिए, से उससे नाराज हो गए, लड़ बैठे उससे। तो उसने कहा तू मेरा नौकर है, मुझसे लड़ता है, मैं नौकर तो तुम्हारा हूं, लेकिन तुमने तो चोरी करी, मुझे पूछा भी नहीं, और नौकरी छोड़ दी। कितना बड़ा बात है। भाभरा को छोड़ करके मां पहुंची मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश में बेचारे ये स्थिति हो गई, और अकेली मां रह गई, अपने बेटे को वो खाना भी नहीं ढंग से खिला पाई। जैसे ही खाने की थाली परोसी, पुलिस आएगी, वो भाग गई। वर्षा होने लगी, पेड़ पर चढ़ गई, रात भर वर्षा में पेड़ पर रह आई है। अक्टूबर नवंबर का महीना, वर्षा में हो, पेड़ पे बैठे हो। और पहले तो अक्टूबर में बहुत ठंड पड़ती होगी, ठंडी आज के पड़ती। समय में तो नहीं तो कहता हूँ पड़ती। इन लोगों के त्याग के, इनके बलिदान को, इनके कष्टों को सराहाया नहीं गया देश में। अब अभी पिछले दिनों मुझे एक जगह बुलाया गया, वहां बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी भी है, नाम तो नहीं बताऊंगा उसके आपको। अच्छी गैदरिंग भी थी। मैंने एक बच्चे से पूछा कि तुमने क्रांतिकारियों का साहित्य पढ़ा है? मौन हो गया। आप क्या कर रहे हो? मैं बीटेक की फाइनल है। किसी क्रांतिकारी को जानते हो? वो भी जवाब नहीं दिया। मैं तुमने भगत सिंह का नाम सुना है? चल दिया। बच्चों में हमारे देश के क्रांतिकारियों के प्रति, जिन्होंने देश को आजाद कराया है, उनके दिमाग में कुछ नहीं है, तो कैसे राज चलेगा? और ये आजादी बड़ी अधूरी है। गरीबी नहीं मिटी, शोषण नहीं मिटा, बेईमानी नहीं खत्म हुई। अब जो लोग किसी तरह संपन्न हो गए हैं, उनके काम हो रहे हैं। जो गरीब हैं, जिनके पास साधन नहीं है, वो अभावों में जी रहे। इस बड़ी दुकान पे जाइए, चाहे वो सोने के आभूषण बेचती हो, चाहे बढ़िया कपड़ा बेचती हो, वहां कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आपकी निगाह में ये धोती ऐसी है, ये साड़ी ऐसी है, ये फलानी चीज ऐसी है, तो आपका दिमाग भ्रम हो जाता है, और आपके दिमाग में ये बात होती है कि कई चीज अच्छी निकलेंगी, एक तो यहाँ से खरीदनी पड़ेगी, तो आप फिर वहां से जब चलेंगी, जब कुछ न कुछ खरीद लेंगे। तो ये बाजीगर हैं देश में, ये बाजीगरी कर करके जनता को गुमराह कर रहे हैं। अब वो आपने तो नहीं देखा है, पहले ऐसा होता था
कि एक बाजीगर आता था तो एक मुंह से छोटा सा गोला निकालता था, फिर एक और बड़ा गोला निकालता था, तो लोग कहते भाई। फिर डुमडुमी बजाता था, कहता था कि अब मैं अपने बेटे के 2 टुकड़े करूंगा, आप लोग हटिए मत। लोग बड़े कहते भैया तुम मारे मत, छुड़ा है अपने। फिर वह कटोरा कर देता था, तो उसमें फिर लोग पैसा दे देते थे। तो ये बाजीगर हैं आज की राजनीतिक लोग, भ्रम पैदा करते भ्रम पैदा करके लोगों के दिमाग को खराब करके अपना उल्लू कर रहे हैं। अब मैं आपसे एक बात कहता हूं, इतना बड़ा मुल्क है, एक हवाई जहाज इस कोने से चल के दूसरे कोने जाए तो शाम को पहुंचेगा। इतना बड़ा मुल्क है, बहुत बड़ा मुल्क है। अब आप एक को लेके चलना चाहें, देश नहीं चल पाएगा। अब तो हिंदू और मुसलमानों के बीच खाई खुद गई, और ये खाई इतनी गहरी होती जा रही है कि देश का विकास थोड़ा होगा, देश का विनाश होगा। बिल्कुल। कभी क्या हो सकता है हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। जंगे आजादी की लड़ाई में मुसलमानों का योगदान किसी से कम नहीं रहा। एक नहीं, अशफाकुल्लाह को देखिए, रियासत हुसैन उनके जो थे वो सरकारी पद पर थे, और उनके जो मामा थे वो नवाब भोपाल के यहाँ दीवान थे। तो अंग्रेजों ने नवाब भोपाल को प्रभाव डाला कि तुम्हारे यहाँ उनके परिवरनाना है, उनसे कहो कि हम अशफाकुल्लाह को हमें दे। अशफाकुल्लाह फरार चल रहा था, और सब लोग तो है गए गिरफ्तार, 2 ही नहीं हुए थे, चंद्रशेखर और अशफाक और बख्शी। तो वहां से बाद में वो अशफाक गिरफ्तार हो गए दिल्ली में धोखे से। तब लखनऊ जेल में थे, तो वो गए नवाब भोपाल के, उसने कहा कि तुझको कहा जरूरत, अगर ये देश आजाद हुआ तो हिंदुओं का देश बनेगा। तो उसने कहा कि इस देश की तबारीख को खराब मत करो, इस देश की आजादी की लड़ाई के लिए एक मुसलमान को तो फांसी पे चढ़ जाने दो, नहीं मुसलमानों को नकारा जाएगा, बुरी नीयत से देखा जाएगा, कोई मुसलमान क्रांतिकारी ऐसा पैदा नहीं हुआ जो देशभक्त होता। तो वो तो ये विचार थे लोगों के। अब हालत क्या हो गई है, अब हिंदू ही रहेगा इस देश में और दूसरी कौम ही नहीं रहेगी। तो ऐसे नहीं चलेगा। मुसलमानों की आबादी तो है नहीं कि काट कूट के समुद्र में डाल दो ने, ऐसा कोई कुआं नहीं है तुम्हारे पास, सब में बैठ दो। अब तो 22 करोड़ मुसलमान, 23 करोड़ मुसलमान है, तो कहां डालोगे, कहां मारोगे। जब तक हम लोग एक विचारधारा के न हो और तब तक देशभक्ति की भावना सब में न हो, तब तक ये मुल्क तरक्की नहीं करेगा। जब तक हम तेरा मेरा करते रहेंगे, तब तक साथ नहीं चलेंगे, तब तक देश आगे बढ़ेगा नहीं। आधे लोग आगे निकल जाएंगे, आधे लोग पीछे रह जाएंगे, ऐसे में देश थोड़ी ना बढ़ पाएगा, नहीं तो या आपका फिर देश धर्म ही बढ़ पाएगा। नहीं, ऐसा है कि अब देश अब आजकल विज्ञापनों का जमाना है। अब तो बड़े आदमियों के जब कोई मर जाता है बेचारा, मैं उनके प्रति सम्मान के साथ कह रहा हूं, तो अखबारों के फ्रंट पेज पे उठावनी छपती है, और गरीब के बारे में कोई कुछ लिखता ही नहीं है, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है। यही स्थिति अब हो रही है कि ये जिनका ये सरकार है, ये अपने बड़े बड़े विज्ञापन छपवा रही है अपनी बात करने के लिए, और दुनिया भर की बात करती है। देखिए, धर्म जो है वो व्यक्तिगत कमजोरी है, धर्म जो है आदमी की व्यक्तिगत कमजोरी है। तो व्यक्तिगत कमजोरी है या व्यक्तिगत अच्छी चीज है, इसको राष्ट्र के बीच में नहीं लाएंगे आप, देश के बीच में नहीं लाएंगे आप। इसलिए देश में ये आपकी कमजोरी है। आप इंडिविजुअल जो भी धर्म अपना चाहे अपना, कौन रोकता है, जो संविधान ने आपको सुविधा दी है। लेकिन जिन चीजों से वैमनस्यता पैदा हो, जिन चीजों से अराजकता की स्थिति बने, जिन चीजों से दोष पैदा हो, एक दूसरे के विरोध में हो, ऐसी वातावरण नहीं आना चाहिए। अब जैसे सर इस बार क्या है, महाकुंभ बहुत चलन में आ रहा है, बहुत फेमस हो रहा है। हाँ, महाकुंभ तो इससे पहले भी लगे हैं बहुत बार, हाँ। लेकिन कभी इतना प्रचार प्रसार नहीं हुआ। इसका क्या कारण है? इसका कारण आपको मैं जो समझा हूं, हमारा देश, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि हमारी धार्मिक आस्थाएं बड़ी प्रबल हैं, और धर्म के नाम पर हम चाहे जो कर सकते हैं। इस देश में धर्म के नाम पे दूसरे के बच्चे को मारते हैं कि तुम फलाने की बच्चे की बदले दो, तुम्हारे बच्चा हो जाएगा, तुम फलाने की बच्चे को बर्बादोगी तो तुम्हारे घर पैसे आ जाएंगे। तो हम धर्म एक ऐसी
संस्था का ईजाद हुआ है, एक ऐसी अफीम है जिसमें आदमी सत्य और असत्य को नहीं जानता है। तो आस्था के नाम पर इस देश में चाहे जो कर लो, एक तो ये स्थिति है। दूसरा, 27 का चुनाव यूपी का आ रहा है, योगी को दोबारा तिबारा चबाना बनना है, तो इसलिए उसने एक बहुत बड़ा बजट इसको खर्च किया, उसका प्रचार प्रसार किया, सारे अखबार खरीद लिए, सारा मीडिया खरीद लिया। और ये से अब आप ये समझिए कि जैसे हमारे यहाँ से फ्री बस जा रही है, ऐसे सब गांवों से फ्री बस जा रही है, ऐसे कस्बों से जा रही है। ये सब व्यवस्था सरकार की है, और कुछ लोगों तो अपने हाथ से कर रहे हैं। और जितने मंडलेश्वर चकलेश्वर हैं, जितने हैं, सबको सुविधाएं दे रही हैं, सबको पैसा दे रहे हैं, सबको खाने की व्यवस्था करा रहे हैं, शुद्ध घी के हलवे बन रहे हैं, पुए बन रहे हैं, और ऐसे से कम्बल है बाबूजी वहां आए हुए, क्या ठिकाना है, एसी लगे हुए हैं, आपको ठंड लगेगी नहीं। तो ये चुनाव है, चुनाव का माहौल तैयार किया जा रहा है, इसलिए सारी बात हो रही है। आजकल टूरिज्म बहुत बढ़ गया है, वो तो हो ही जाता है, मथुरा में भी बढ़ ही रहा है, तो उसको अच्छे से मैनेज कैसे करें? हमारे यहाँ क्या दिक्कत हो रही है, भीड़ मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा, कि भीड़ को अच्छे से मैनेज कैसे किया जाए, तो सरकार को क्या करना चाहिए? एक कंसेप्शन ये है कि जितना टूरिज्म बढ़ जाएगा उतनी उन कस्बों की, नगरों की आमदनी बढ़ जाएगी, ये बात सही है, लेकिन उनको सुविधाएं पूरी नहीं मिलती हैं। अब मैं कभी विदेश तो गया नहीं, लेकिन लोग कहते हैं कि विदेशों में जो सुविधा दी जाती है उतनी हिंदुस्तान में नहीं। अब एक नया कर दिया पर्यटन विभाग ने, होम स्टे। अब उन्हें घरों पर ठहराइए लोगों को, गांव में कहीं करिए। लोगों ने घरों में होटल बना लिए, मानकों के खिलाफ होटल बन रहे हैं, उतनी सुविधा नहीं है। एक आदमी आ जाता है आपके यहाँ 2 दिन के लिए, 1 दिन कमरा लेता है, उसको सुविधा नहीं मिलती है तो आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं कराएगा, लेकिन कभी दोबारा आपके यहाँ नहीं आएगा। बिना सुविधाओं के लोगों को लूटा भी जा रहा है, यहाँ बड़े पैसे लिए जा रहे हैं। जिन कमरों में पूरी तरह आप पैर नहीं फंसा सकते, उन्हें 2-2, 4-4, 5-5 हजार रुपया लेते हैं रात के लोग। ये हो रहा है। आजकल एक मुद्दा बहुत बना हुआ है टैक्स को लेकर, कि टैक्स ज्यादा लिया जा रहा है, स्पेशली टैक्स का जो भार रहता है वो मध्यम वर्ग पे ज्यादा रहता है, तो टैक्स लेना सही है या नहीं? टैक्स तो देखिए, आप बताओ, अगर आप कोई व्यापार कर रहे हैं, कोई धंधा कर रहे हैं, तो टैक्स देना चाहिए। टैक्स तो जनता के काम आता है, लेकिन जनता के काम इतने ना करके कि राजनेताओं का काम ज्यादा आता है, उसका बहुत ज्यादा प्रयोग करते हैं, जनता को कम मिल रहा है उसका लाभ। टैक्स तो होना चाहिए, लेकिन टैक्स की सीमाएं होनी चाहिए। अब आप किसानों पर, गरीबों पर टैक्स लगाएंगे तो बगावत हो जाएगी। तो उन्होंने बड़े तरकीब से काम करना शुरू कर दिया है। जैसे आप एक फैक्ट्री आपकी, वो सावन का काम करते हैं, मान लिया आप ऋण बनाते हैं, तो ऋण बनाने से कह दिया कि इसमें 2 पैसे और बढ़ा दे, लेकिन ये पैसा हमारे यहाँ आएगा। तो जो हम लोग गरीब आदमी ऋण खरीदते हैं, हम पे टैक्स लग रहा है, लेकिन दिखाई ये दे रहा है कि हम तो कुछ नहीं हो रहा, तो सामान आ रहा है, लेकिन 2 पैसे बढ़ा दिए गए, उसमें करोड़ों रुपये आ रहा है। तो बड़े तरीका से रुपया कमाया जा रहा है। फिर उनसे योजनाएं चलाई जाती है कि महिलाओं को हर महीने 2,500 दिए जाएंगे या 2,000 दिए जाएंगे। ये प्रलोभन है, राजनीतिक प्रलोभन कहते हैं। वास्तविकता इससे कोई लाभ नहीं हो रहा है। लाभ तो जब हो, जब मथुरा में जो लोग आते हैं रोटी बांध करके मजदूरी करने के लिए, और 10 बजे तक इंतजार करते रहते हैं, जब नहीं आता है तो पैदल जाते हैं और रास्ता में रोटी खाते जाते हैं, उन्हें काम नहीं मिलता है। मथुरा के शहर में 10,000 आदमी आता है देहात का, 22-22 किलोमीटर दूर चल करके, कुछ पैदल, कुछ साइकिल से, कुछ बसों से। और मान लीजिए 100 आदमी इकट्ठा हुआ, 100 में से मुश्किल से 30 आदमियों को काम मिलता है, 70 वहां डोलते इंतजार करते रहते, फिर लौट के चले जाते हैं। तो ये इस बात का प्रमाण है कि देश में जो योजनाएं चल रही हैं गरीबी मिटाने वाली, वो अखबारों में, कागजों में, धरातल पर नहीं है। अगर धरातल पर हो तो यहाँ काई मजदूरी करने आए लोग, मजदूरी तो उसको मिल भी नहीं रही है। यहाँ 100 आदमियों में 30 आदमी आते हैं, 70 लौट के चले जाते हैं, और भूखे प्यासे आते हैं और भूखे प्यासे चले जाते हैं। तो कहाँ मजदूरी मिल रही है?
कहाँ नौकरी मिल रही है? ये सब अखबारों में कहने की बात है। आज की जो राजनीति चल रही है छल कपट वाली, आज की राजनीति है ही नहीं। ये तो राजनीति कही जा रही है। आज की राजनीति में तो आदमी को दिशा भ्रम किया जा रहा है, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, मजहब के आधार पर। तो वो एक तरह की ये ऐसी घुटी पिलाई जा रही है लोगों को कि ये समझें कि सरकार हमारे लिए बहुत कुछ कर रही है। यथार्थ में सरकार कोई काम ऐसा नहीं कर रही है जिसमें देश की आबादी को संप्रता मिले, संपन्नता मिले, अच्छे स्कूल मिले बच्चों को। अब आप बताइए कि अच्छे स्कूलों में बच्चे पढ़ाने वाले की क्या फीस है? हम टाट पे बैठ के पढ़े, और आज मॉडर्न स्कूल में पढ़ने जाओ तो 2.5 लाख रुपए महीना खर्चा है। तो कहाँ है व्यवस्था? जब आपने कांग्रेस ने रेवाड़ी के आंदोलन में, उसमें कांग्रेस अधिवेशन में ये कहा था कि सबकी एजुकेशन समान करेंगे हम, कहाँ है समान? और बीजेपी ने भी यही नारा लगाया। उनके शिशु मंदिर की स्थिति देखो, वो एक प्राइमरी के स्कूल की स्थिति देखो। प्राइमरी के स्कूलों के लिए बच्चों के लिए टाट नहीं है, प्राइमरी के बच्चों के बैठने के लिए छत नहीं है, प्राइमरी के टीचर्स को बैठने के लिए कुर्सियां नहीं है। चाहे जो आप कहो मेरे साथ चलो, 100 स्कूल दिखाऊंगा, उसमें 96 स्कूल ऐसे मिलेंगे आप। हालत खराब है, बहुत खराब है, लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं लोग। ये भी नहीं समझ पाते थे पहले तो कि ये अंग्रेज चले जाएंगे, यही भ्रम अब है। हमारा देश अभी विकासशील देशों की श्रेणी में आता है, तो आपके हिसाब से कब हमारा देश विकसित देशों की श्रेणी में आएगा? वर्तमान स्थिति की बात करो या आगे की बात करो या पीछे की बात करो, जब तक एक बड़ी आबादी, पिछड़े लोग, देहात में रहने वाले दूर दराज के लोग, किसान और मजदूर संपन्न नहीं होंगे, तब तक देश विकसित नहीं हो सकता है। आप ये समझते हैं ना कि आज गांवों में अपने बच्चों को दूध नहीं दे रहे लोग। घर में 2 भैंस या 4 भैंसें, बच्चे को दूध नहीं मिलता है और दूध बेच दिया जाता है। अगर उस दूध को नहीं बेचेंगे तो उनकी रोटी रोजी नहीं चलेगी। तो ये देश कैसे डेवलप करेगा भाई? बच्चों को कुछ मिल नहीं रहा है। अच्छे खिलाड़ी चाहते हैं, उनके लिए खाना नहीं है। अच्छे विद्वान लोग चाहते हैं, उनके लिए स्कूल अच्छे नहीं मिल रहे हैं। तो कहां से विकसित हो जाएगा देश? ये सारी स्थितियां आपको बड़े समायोजन के साथ, बड़ी ईमानदारी के साथ बैठ करके तय करनी पड़ेगी कि ये देश की जो आबादी 72% है, ये आबादी कैसे संपन्न हो। आज फूलों जब जवान थी तब भी लकड़ियां बेचती थी काट काट के, और आज वो 86 साल की हो गई है तब भी लकड़ियां बेचती है काट काट के। फूलों को तो यही पता नहीं है कि आजादी है, हम देश में आजाद हैं क्या। फूलों को तो यही पता नहीं है कि देश में कहीं अच्छे स्कूल हैं क्या। फूलों को तो कभी ये दवाई नहीं मिली है, वो तो बीमारी सर को बांध के बैठ जाती है और गांव की जो दवा होते उन्हें खा लेती है। उसके बाद इतना पैसा नहीं है कि वो मथुरा में आकर के वो कोई अपन इंजेक्शन लगवा ले। तो ये बड़ी आबादी जब भूखी रहेगी, अभाव में रहेगी, देश विकसित नहीं हो सकता है। विकसित भारत 2047 का नारा दिया जा रहा है, सुना होगा आपने। क्या वो संभव होगा 2047 तक? अगर यही स्थिति रही तो संभव नहीं होगा। हाँ, इतना संभव होगा कि जो लोग आज 50 अरब के हैं वो 100 अरब के हो जाएंगे। मतलब अमीर और अमीर हो जाएगा, अमीर हो जाए, गरीबी फिर बढ़ेगी। फूलों को तो वही लकड़ी बेचनी है, वही लकड़ी काट के लानी है, उसी को, उसकी बेटी को वही चौका बासन करना है, उसको वही पहुंचा देना है। वो तो कछु को हो नहीं रही है। फूलों की 2 बेटियां जवान हो गई, चौका बास देते देते उसके शादियों के लिए पैसे नहीं। वर्तमान में हम भ्रम में जी रहे हैं, राजनीतिज्ञ हमें भ्रमित कर रहे हैं और हम भेड़ चाल की तरह उनके भ्रम में खोते जा रहे हैं। बाजीगर की नीति कर रहे हैं लोग, ऐसा तरह का है, कर लेते हैं। अब हमने देखा कभी कभी कि कुछ संत लोग बाबा जी लोग आते हैं, बड़ी धर्म की बात करते हैं, लोगों को प्रभावित करते हैं,
फिर उनसे पैसा ले जाते हैं और वही जो है दूसरे जगह जा करके उस पैसे से शराब पीते हैं। मैं कहता हूं कोई विचारधारा, कोई योजना, कोई संकल्प, कोई दृढ़ता, कोई ऐसा है ही नहीं। नैतिक मूल्य तो खत्म हो गए। नैतिक मूल्य को तो अब जो नैतिक मूल्य मानना है ना, वो तो दुर्भाग्यशाली है। नैतिक मूल्य वाले लोग तो खत्म हो गए। दुनिया में बड़े लोग वो हैं जो बेईमानी से पैसा कमा रहे हैं, सीमान वो लोग हैं जो बेईमानी से पैसा कमा रहे हैं। भले आदमी सम्मान वो लोग हैं, उनको ही कलेक्टर मानता है, उनको ही एसपी बुलाता है जो उनके लिए सुविधा देते हैं, लेकिन गरीब को कोई न अधिकारी पूछता है न कोई नेता पूछता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे पॉडकास्ट में आए। धन्यवाद। आज बहुत अच्छा लगा आज आपसे मिलकर, बहुत सारे नए नए अनुभवों को हमने आपसे जाना। बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने अपने कीमती समय में से हमें समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसी तरह के बेहतरीन पॉडकास्ट के लिए आप भी जुड़े रहिए हमारे साथ यूनिक समय पॉडकास्ट में। धन्यवाद।